एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे. दिस वेबिनार इज ऑल अबाउट. So once again, a very warm welcome. And before I begin this webinar, और जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बताने से पहले ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट था जो मुझे बहुत रेलेवेंट लगा. आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू. और ये बोलता है दैट योर हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस. हमारी जो सेहत है ये एक हमारा इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है. हालांकि ये खर्चा बन सकता है अगर हम इस पे अभी इन्वेस्ट ना करें. और आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो विषय इस पे बिल्कुल एप्लीकेबल है. वो एक ऐसा विषय है जिस पे समय रखते अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है. हम बात कर रहे हैं वेट मैनेजमेंट के बारे में, राइट. तो जब हम वेट मैं आपको ये भी बता दूं दैट वेट मैनेजमेंट को हमने 2 वेबिनार्स में डिवाइड किया है, वेट मैनेजमेंट 1 एंड वेट मैनेजमेंट 2. वेट मैनेजमेंट 1 में आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे. वी नीड टू अंडरस्टैंड, इससे पहले कि हम किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें या किसी को रेकमेंड करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं. और वेट मैनेजमेंट 1 में आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के बारे में. कल का वेबिनार जो वेट मैनेजमेंट 2 पर है उसमें हम इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, राइट. तो जब हम वेट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो होती है एक शब्द, मोटापा, यानी कि ओबेसिटी. ओवरवेट और ओबेसिटी, जिसको ओबेसिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये इसको हम डिफाइन करते हैं एक बहुत ही अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन फैट का हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी सेहत के लिए बहुत रिस्की होता है. अगर हम एक क्रूड पॉपुलेशन मेजर करें बॉडी का, तो हम ये जानते हैं जो बॉडी का एक क्रूड पॉपुलेशन मेजर होता है उसको हम बीएमआई के नाम से जानते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स रेट. सो वो इंसान जिसका बीएमआई 30 या उससे अधिक होता है जनरली वो इसके अंदर आता है. और जिनका 25 या उससे इक्वल होता है वो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं. सो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में, पर अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस जो ओबेसिटी से होती हैं. ओबेसिटी, जैसे मैंने आपको कहा, ये हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है. एंड इसकी बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि पल्मोनरी डिजीजेस हो सकती हैं, ये हार्ट की प्रॉब्लम्स भी इसके कारण हो सकती हैं, फैटी लिवर हो सकता है, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, पेनक्रियाटिस हो सकती है, इवन टू एन एक्सटेंट आर्थराइटिस और कैंसर जैसी बीमारियों का भी ये एक बहुत बड़ा कारण माना गया है. हम बात करते हैं भारत में जो बहुत बड़ी क्राइसिस ओबेसिटी की हो रही है उसके बारे में. भारत जो है ये आजकल एक फुल ब्रोन क्राइसिस से लड़ रहा है ओबेसिटी की, मोटापे की, और माना जाता है कि ये आने वाले समय में और भी ज्यादा वर्सन होगा. ग्लोबली 1.9 बिलियन अडल्ट्स हैं जो ओवरवेट माने जाते हैं, जिसमें से 650 मिलियन जो हैं वो ओबीज हैं. यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2.8 मिलियन डेथ्स जो होती हैं वो रिपोर्ट की जाती हैं ओवरवेट की वजह से या ओबेसिटी की वजह से, क्योंकि इसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं विच लीड्स इनटू दिस नंबर, राइट. अगर हम भारतवर्ष के आंकड़ों की बात करें तो हम देखते हैं कि भारतवर्ष में 135 मिलियन से अधिक लोग हैं जो ओबेसिटी से अफेक्टेड हैं. और भारत में जो ओबेसिटी है उसकी प्रेवलेंस अलग अलग जगह अलग अलग कारणों से है. एज की वजह से, आपका जेंडर की वजह से, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, या आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारी चीजें ओबेसिटी को इफेक्ट करती हैं, राइट.
भारत में अब्डोमिनल ओबेसिटी जो होती है, यानी कि पेट पे जो मोटापा होता है, ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिसको हम सीवीडी के नाम से भी जानते हैं। और बहुत सारी स्टडीज ने ये दिखाया है दैट ओबेसिटी की जो प्रेवलेंस है वो विमेन में अधिक है कंपेयर टू मेन। भारत में हम ओबेसिटी की क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्राइसिस अभी तो है ही, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि और भी ज्यादा वर्स होगी, स्पेशली भारत की जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर। अगर हम आंकड़ों को देखें वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के, तो ये दिखाते हैं दैट 2020 तक 150 मिलियन ओबीस बच्चे होंगे, और ये इंक्रीज होगा बाय 100 मिलियन इन द नेक्स्ट डेकेड। यानी कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 27 मिलियन से अधिक बच्चे जो हैं वो उस साल तक ओबीस होंगे, यानी कि 2020 तक ओबीस माने जाएंगे। अगर हम इसको कंपेयर करें अभी के 11 मिलियन ओबीस बच्चों से जो आज के समय में प्रेजेंट हैं, तो हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, राइट। तो ओबेसिटी क्यों होती है, क्या कारण है ओबेसिटी के, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। ओबेसिटी का एक बहुत कई कारण हैं, आज हम कुछ मेन प्रमुख कारणों के बारे में बात करेंगे। ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा कारण हमारी जेनेटिक्स भी है, इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट होता है। ये देखा गया है कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स जो हैं वो ओबीस होते हैं, वो उनकी ओबीस होने की ज्यादा लाइकलीहुड है कंपेयर्ड टू पीपल जिनके बच्चे जिनके पेरेंट्स जो हैं वो लीन होते हैं, राइट। बहुत सारी मेडिकेशंस जो हैं वो भी ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जैसे स्टेरॉइड्स हैं या डायबिटीज की मेडिसिन हैं। बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं जो वजन बढ़ाते हैं, वेट बढ़ता है जिनसे। ये ड्रग्स जो होती हैं ये हमारे बॉडी और ब्रेन के फंक्शन को ऑल्टर करती हैं और हमारे मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस करती हैं, जिस कारण हमारी भूख बढ़ती है। देन एक और प्रमुख कारण है ओबेसिटी का, वो है एडेड शुगर, यानी कि अधिक चीनी लेना। अगर हम चीनी को एक्सेस फॉर्म में लेते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी का। और चीनी को हम खाली चीनी के फॉर्म में नहीं लेते, बहुत सारे लोग मैंने सुना है कहते हैं हम चाय में चीनी नहीं लेते, लेकिन उसकी जगह वो मीठा खा लेते हैं, आइसक्रीम्स खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं या जूसेस ले लेते हैं, पैकेज जूसेस ले लेते हैं विच आर फुल ऑफ शुगर। तो अगर हम शुगर को इन फॉर्म्स में भी एक्सेस में कंज्यूम करते हैं, तो हमारे हार्मोन्स और बॉडी की जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो चेंज होती है, जिस कारण हमारा वेट बढ़ता है। देन आज के भागदौड़ के जमाने में व्हेन वी आर कैचिंग अप विद द टाइम, अभी के समय में नहीं पर इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ, जंक फूड एक बहुत बड़ा कारण है। भाग दौड़ में आपको कुछ खाना है तो आपने कोई भी जंक फूड उठाया, एंड इट्स वेरी एडिक्टिव ऑल्सो। जंक फूड जो होता है वो बहुत हाई होता है फैट में, सॉल्ट में और शुगर में, और लोगों को ये ओबीस बनाता है। देन एक और बहुत बड़ा कारण ओबेसिटी का है, वो है स्ट्रेस। नॉर्मली देखा गया है जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो हम उन चीजों की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़े फैटी होते हैं, जिनको हम कंफर्ट फूड के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है कंफर्ट फूड, ये हमारे बॉडी का सेरोटोनिन लेवल जो होता है उसको बढ़ा देता है। सेरोटोनिन एक केमिकल होता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमें एक अच्छा होने का एहसास देता है, अच्छा होने की फीलिंग देता है। स्ट्रेस जो होता है ये हमारी बॉडी में एक्सेस कोर्टिसोल रिलीज करता है, जो एक हार्मोन होता है जो मैनेज करता है फैट स्टोरेज को और एनर्जी यूज को ह्यूमन बॉडी के अंदर, राइट। तो कोर्टिसोल क्या करता है, क्योंकि जब हम होते हैं तो एक्सेस कोर्टिसोल रिलीज करता है, तो कोर्टिसोल जो है वो हमारी भूख को बढ़ाता है और हमारी जो क्रेविंग्स होती है फैटी चीजों की या शुगरी चीजों की उसको बढ़ाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी आप अपसेट हैं, परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं या स्ट्रेस्ड हैं, तो आपका बहुत हाई फैट कंटेंट वाली चीजें खाने का मन करता है, और आप वो खाते हैं तो आप बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं बिकॉज ऑफ कोर्टिसोल, या बिकॉज
सेरोटोनिन की वजह से, राइट? तो स्ट्रेस इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ ओबेसिटी। देन एक और बहुत प्रमुख कारण है इज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो आजकल हम जिस समय से निकल रहे हैं, दिस इज वन थिंग विच वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी हमें बना के रखनी है, एक्टिव रहना है। जब हम एक्सेस कैलोरीज कंज्यूम करते हैं या हम नॉर्मल कैलोरीज भी आज के टाइम में ले रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे जिससे वो कैलोरीज बर्न हो, क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हम घरों में बैठे हुए हैं। सो हम we are bound to gain weight. So we have to be very particular in terms of the calorie intake that we are taking. So lack of physical activity is another big cause. Then एक और बहुत बड़ा कारण ओबेसिटी का होता है पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप। जब आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हो तो आपकी बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, और जब आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं तो आपका मन करता है कुछ फैटी खाने का, और जिसकी वजह से आप वेट गेन करते हैं। सो यू टेंड टू ईट मोर, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, यू टेंड टू ईट मोर एंड देन यू गेन वेट। सो अच्छी नींद लेना एक इज अ वेरी big factor if you really want to stay healthy. देन एक और बहुत बड़ा कॉज है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि इंसुलिन है, एंड्रोजेंस है, एस्ट्रोजेंस है, लेप्टिन है, ग्रोथ हार्मोन है। इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी एपिटाइट के ऊपर, हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर और हमारे बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, अगर हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उससे क्या होता है, हमारी एपिटाइट बढ़ती है, हमारा मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है। मेटाबॉलिज्म के बारे में हम अभी बात करेंगे, पर बेसिकली मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी की कैपेसिटी होती है फैट बर्न करने की। तो अगर आपका मेटाबॉलिक रेट कम होता है तो आपकी बॉडी जो एक्यूमुलेटेड फैट है उसको कम बर्न करती है, जो कंट्रीब्यूट करता है वेट गेन के लिए। सो हार्मोनल इम्बैलेंस इज आल्सो वन बिग फैक्टर फॉर दैट, राइट? अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉज की, विच आर मेडिकल कंडीशन। सो बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि थायराइड है, पीसीओएस है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होते हैं ओबेसिटी की। सो देयर लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस दैट हैपन ड्यू टू दिस मेडिकल कंडीशन, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। तो अब सिम्टम्स क्या होते हैं ओबेसिटी के? हम किसको कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ओबीस है? सो ओबीस पर्सन क्या होता है, उसका एक बड़ा बॉडी का फ्रेम होता है, मोटे दिखते हैं, फटीग रहता है, हमेशा थकावट सी महसूस होती है, सांस फूलती है, थोड़ा बहुत भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ब्रेस्ट रीजन में एडिपोसिटी होती है, एक्सेस फैट एक्यूमुलेशन होता है, पेट बाहर निकला हुआ होता है, अपर आर्म्स और थाइज जो होते हैं बहुत स्लैबी होते हैं, एक्सेस फैट होता है इनके अंदर। अब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने में परेशानी होती है, उनको जॉइंट पेन होता है, नींद नहीं आती, ट्रबल आती है सोने में, बिकॉज दे ईटिंग अ लॉट, और जिसकी वजह से स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जो विच आर कॉज्ड बाय मॉइस्चर, जो उनकी स्किन के फोल्ड्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, गॉल स्टोन्स होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस का इशू देखा गया है वेट बेयरिंग जॉइंट्स पे, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये चैलेंज फेस करते हैं, स्पेशली द नीज। तो ये कुछ प्रमुख सिम्टम्स हैं। अब ये जो सिम्टम्स हमने ओबेसिटी के बताए हैं, ये सिम्टम्स जो है कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी रिजेंबल कर सकते हैं। तो खाली आप इन सिम्टम्स के बेसिस पर डिसाइड मत कीजिए कि द पर्सन इज ओबीस और नॉट, कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर आप नोटिस करते हैं कि आपने हाल फिलहाल में बहुत जल्दी वेट गेन किया है किसी ऑब्वियस कॉज के बगैर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, डिस्कस करें एंड देन डिसाइड वेदर इट्स ओबेसिटी या कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आप ये सिम्टम्स देख रहे हैं। अब हम ओबेसिटी को डायग्नोज कैसे करते हैं? हम ओबेसिटी को डायग्नोज करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की वजह से, जिसके बारे में हमने बहुत ब्रीफली शुरू में बात की थी। हम बॉडी मास इंडेक्स के बारे में अभी आपको बताएंगे। अभी बॉडी मास इंडेक्स आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ आप देख भी रहे हैं एक बॉडी मास इंडेक्स इंडिकेटर, जिसमें आप देख रहे हैं नॉर्मल 18.5 से 24.9 के बीच में है। 25 से 29.9 के बीच में अगर बॉडी मास इंडेक्स होता है तो व्यक्ति ओवरवेट होता है, और 30 से 39.9 के बीच में है तो वो ओबीस होते हैं।
and above that is morbidly obese. So अब अगर आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना है और आपको ये देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, आपका नॉर्मल वेट है, आप ओवरवेट हैं, ओबीस है या मॉर्बिडली ओबीस है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने बॉडी वेट को जो केजीज है, केजी में है, उसको आपको अपनी हाइट स्क्वायर से, हाइट इनटू हाइट मीटर्स में डिवाइड करना है। फॉर इंस्टेंस अगर आपका वजन 68 केजी है और आपकी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस, तो अगर आप उसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1.73 मीटर्स होगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, केजीज में आपका वेट है 68 केजी, 68 केजी को आप डिवाइड करेंगे 1.73 स्क्वायर, 1.73 इंटू 1.73। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 22.74। तो 22.74 अगर हम बॉडी मास इंडेक्स के स्केल पे देख रहे हैं, या अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये नॉर्मल रेंज के अंदर आता है, इट इज मिडिल ऑफ अ हेल्दी रेंज, हेल्दी रेंज। सो 25 ऑनवर्ड्स आप ओवरवेट होते हैं एंड 30 ऑनवर्ड्स आप ओबीस कहलाते हैं। सो दिस इज हाउ ओबेसिटी इज डायग्नोस्ड, राइट। अब हम बात करते हैं वेट मैनेजमेंट की। ये तो हमने बात की ओबेसिटी की, ओबेसिटी के कॉजेज क्या हैं और आप अपनी ओबेसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी कम टू अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हिच इज हम अपने वेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंड एज वी जस्ट डिस्कस्ड कि करोड़ों लोग जो हैं वो बैटल कर रहे हैं, एक जंग लड़ रहे हैं अपने वेट को लूज करने की हर दिन, राइट। हेल्दी वेट होना सिर्फ देखने के लिए अच्छा नहीं होता, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग। क्योंकि हमने शुरू में देखा था कि अगर आप ओबीस होते हैं तो ये बहुत सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, और एब्डोमिनल फैट तो खास तौर से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का एक बहुत प्रमुख कारण होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी सेहत अच्छी हो और ओवरऑल वेलबींग अच्छा हो। और वेट मैनेजमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है एक ऑप्टिमल वेट अटेन करने के लिए। और ये ऑप्टिमल वेट आप कैसे अटेन करते हैं, ऑप्टिमल वेट आप अटेन करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल से। सो हम सिर्फ वेट मैनेज करने की बात नहीं करेंगे, इट्स अबाउट सस्टेनिंग दैट वेट। और वो तब पॉसिबल होता है जब आप एक लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सो वेट मैनेजमेंट क्यों, मैंने अभी आपको बताया वेट मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि ओवरवेट अगर आप होते हैं तो ये बहुत बड़ा रिस्क प्रेजेंट करता है हेल्थ कंडीशंस का, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर या टाइप 2 डायबिटीज। साथ ही साथ कुछ टाइप्स ऑफ कैंसर, जॉइंट डिजीजेस, इवन रेस्पिरेटरी एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने वेट को मैनेज करके रखें। अब जब हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा ओवरवेल्म हो जाते हैं, हम थोड़ा सा डर जाते हैं, हमें लगता है कि हमें अपनी डाइट को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी हम मैनेज कर रहे हैं लेकिन बाद में फिर वेट बढ़ जाएगा, इसीलिए दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट वेट मैनेजमेंट इज अबाउट अ लाइफस्टाइल चेंज, राइट। तो एक अच्छा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो कैसा होना चाहिए, एक अच्छा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम टेस्ट में अच्छा होना चाहिए, जो आप ले सकें, आसानी से आप इसको फॉलो कर सकें, ऐसा होना चाहिए। आपके एनर्जी लेवल्स को जो बूस्ट कर सके, आप उस वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को फॉलो करके लो ऑन एनर्जी ना महसूस करें, हाई ऑन एनर्जी महसूस करें। और साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा किलोज हैं, यानी कि अधिक वजन है, आप उसको नॉक डाउन कर सके, आप उसको कम कर सके। तो ये सारी चीजें एक अच्छे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में होनी चाहिए, राइट। लेकिन हम वेट मैनेजमेंट के बारे में और बात करने से पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं वेट मैनेजमेंट की, क्योंकि हर व्यक्ति डिफरेंट होता है। तो हर व्यक्ति सेम स्टिमुलस को डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, हर व्यक्ति की बॉडी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। तो एक टाइप ऑफ रिजल्ट जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति में पाया जाता है, आप सेम रिजल्ट दूसरे में नहीं देख सकते, द रिजल्ट में वेरी। तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हर एक का रिजल्ट यूनिफॉर्म है। कोई वेट लूज कर रहा है और उसको कोई मेडिकल कंडीशन है, तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा कंपेयर टू अ पर्सन जिसका मेडिकल कंडीशन नहीं है, राइट। तो अगर हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और अगर आप वाकई में
वेट मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहते हैं, वेट मैनेज करना चाहते हैं, तो इसकी सफलता की कुंजी क्या है, की क्या है सक्सेस की? आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और कंसिस्टेंट आप तभी रह सकते हैं जब आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। आपको रियलिस्टिक रहना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि ये आप कर सकते हैं और ये आप नहीं कर सकते। आपको एक लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करने होंगे अपने वेट मैनेज करने के लिए, और आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना होगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ओकेजन्स आएंगे जहाँ पे आपको डिविएट करने का मन करेगा, लेकिन यू हैव टू स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट, राइट? साथ ही साथ जब हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम कुछ बेसिक प्रेमाइस के बारे में भी बात करते हैं, और वेट मैनेजमेंट और अब हम समझते हैं कि ये वेट मैनेजमेंट होता कैसे है, हाउ इज इट पॉसिबल, किस तरीके से हम अपनी बॉडी से ओबेसिटी को या ओवरवेट हम को कम कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी जो होती है वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हर दिन बर्न करती है। हमारी डे टू डे एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें, इसको हम डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी कि ये हमारा डेली एनर्जी का खर्चा होता है जो हम हर दिन करते हैं। अब हमारी एनर्जी कितनी बर्न होती है, हमारा खर्चा कितना होता है डेली एनर्जी का, ये किस पे डिपेंड करता है? ये हर एक इंडिविजुअल की जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जेनेटिकली जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, तो वो ज्यादा बर्न करते हैं कंपेयर टू समबडी जिसका मेटाबॉलिक रेट कम है। तो इंडिविजुअल जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, राइट? हमारा मसल मास कितना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमारी बॉडी एक दिन में कितनी एनर्जी खर्चती है, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी का क्या लेवल है, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमारी बॉडी कितना डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर करती है। और ये डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होता है ये कैलोरीज में मेंशन होता है, यानी कि हम कितनी कैलोरीज एक दिन में बर्न कर रहे होते हैं। ये हमारी जेनेटिक्स पे, हमारा मसल मास कितना है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी का क्या लेवल है, ये उस पे निर्भर करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों की बहुत जिनका बहुत हाई अमाउंट ऑफ मसल मास होता है, या जो बहुत हाई लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे एक दिन के अंदर, कंपेयर टू पीपल जिनका लो अमाउंट ऑफ मसल मास है और लो लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, राइट? एंड इसीलिए ये चीजें हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या हम जिन प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं, वो प्रोडक्ट्स किस तरीके से इन चीजों से लिंक्ड अप है, ये हमारे को पता चलता है। सो इट्स नॉट कि हमने किसी ने बोला और हमने प्रोडक्ट यूज कर लिया, पर वो किस तरीके से हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट करता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो अभी हमने ये जाना कि अगर हमारा मसल मास ज्यादा है, हमारी हाई लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, या जेनेटिकली हमारी कॉम्पोजिशन ऐसी है, तो हमारा एनर्जी का खर्चा यानी कि हमारी कैलोरी बर्निंग ज्यादा होगी। अगर आप अपना डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप अधिक कैलोरीज बर्न करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपना मसल मास इंक्रीज करना है। और मसल मास का आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के थ्रू या अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन के थ्रू। दैट्स व्हाई आपने सुना होगा कि बहुत लोग आपको जो रिकमेंड करते हैं वो कहते हैं आप प्रोटीन लीजिए अपने डाइट में, बिकॉज हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर मसल मास। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे, इसके जरिए आप अपना डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाकर, जब आप अधिक फिजिकली एक्टिव रहते हैं, चाहे आप वॉक कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं या आप किसी फॉर्म में एक्सरसाइज कर रहे हैं, जेनेटिक्स ऑफ कोर्स आप ऑल्टर नहीं कर सकते। अपने डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको कैलोरीज कंज्यूम भी करनी पड़ती हैं। हमने अभी बात की कैलोरीज बर्न कैसे होती हैं, लेकिन जब आपको एनर्जी भी चाहिए होती है डेली डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, और वो आप कैसे करते हो? वो आप कैलोरीज कंज्यूम करके करते हैं। सो यू नीड इट, आपको कैलोरीज एक्स्ट्रा जो होती हैं वो बर्न करनी होती हैं और एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड भी होती हैं। तो अब हम बात करेंगे, हमने कैलोरीज की बात की, मेटाबॉलिज्म की बात की, न्यूट्रिशन की बात की, तो अब हम बात करें कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में।
जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, अगर हम एक सस्टेनेबल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉलो करना चाहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कॉमनली हम प्रेजेंटेशन के दौरान इस्तेमाल करेंगे आज और कल के बीच में। इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कैलोरीज, मेटाबॉलिज्म, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वर्सेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट? सो लेट्स टेक दीज थिंग्स, हम इनको एक एक करके समझते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैलोरीज क्या होती है। अभी हमने थोड़ी सी जानकारी ली कैलोरीज के बारे में। अगर मैं ब्रीफली उसको समराइज करूं तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप जितनी कैलोरीज एक दिन में जितनी खर्चा करते हैं उतनी कैलोरीज आप कंज्यूम भी करते हैं, तो आपका बॉडी वेट बढ़ेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। यानी कि आपका एक बैंक अकाउंट है, आप अपने बैंक अकाउंट में जितना पैसा डाल रहे हैं उतना पैसा निकाल रहे हैं, तो आपका बैंक बैलेंस बराबर रहेगा। इसी तरीके से आपका बॉडी का वेट भी है, आप जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं आप उतनी कैलोरीज ले रहे हैं, तो आपका बॉडी का वेट चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा। अगर आप जितना कैलोरीज जो बर्न कर रहे हैं उससे अधिक कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी का वेट जो है वो बढ़ेगा। आप बर्न कम कर रहे हैं और कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, सो वेट विल इंक्रीज। लेकिन अगर आप कैलोरीज कम कंज्यूम कर रहे हैं और बर्न ज्यादा कर रहे हैं, तो आपका बॉडी का वेट डिक्रीज होगा। जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और आपका बैलेंस जो है वो कम होता चला जाएगा जितना आप डिपॉजिट कर रहे हैं। इसी तरीके से आपकी बॉडी के साथ भी होता है, अगर आप खर्चा कम कर रहे हैं और डिपॉजिट ज्यादा कर रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, राइट? सो वेट लॉस तब होता है जब जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है आप उससे कम कैलोरीज को बर्न करते हैं और कंज्यूम करते हैं, राइट? सो वेट लॉस अकर्स व्हेन यू कंज्यूम फ्यूअर कैलोरीज। आपने कम कैलोरीज कंज्यूम की, आपने बर्न ज्यादा की, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का फैट टिश्यू जो होता है वो बर्न होता है। तो फैट टिश्यू जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, बर्न होता है, क्योंकि आपने कैलोरीज कम ली हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी फैट टिश्यू के मेटाबोलाइज होने से, ब्रेक डाउन होने से बॉडी को मिलती है। हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, हरी है, उसने 2500 कैलोरी बर्न की, हर दिन बर्न करता है। हरी वेट कब लूज करेगा? क्या हरी वेट लूज करेगा अगर वो 2500 कैलोरी खा भी रहा है, इतना इनटेक भी ले रहा है? हरी वेट तब लूज करेगा जब वो 2500 कैलोरी से कम इनटेक लेता है, राइट? सो अगर हरी कंज्यूम 2500 कैलोरी कर रहा है और हरी खाता है 2250 कैलोरीज, तो 250 कैलोरी का डेफिसिट होता है इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हरी बर्न करता है। 2500 कैलोरी की एनर्जी बर्न कर रहा है लेकिन खा रहा है 2250 कैलोरीज, 250 कैलोरी का डेफिसिट हुआ। तभी 250 कैलोरी कहाँ से आएगी? 250 कैलोरी हमारा फैट टिश्यू बर्न होने से आती है, अलोंग विद अदर एनर्जी स्टोर्स जो हमारी बॉडी में होते हैं। सो जो मेटाबोलाइजिंग होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है फैट टिश्यू का, ये एनर्जी रिलीज करता है हमारी बॉडी को अपनी डे टू डे एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि बॉडी बाहर के एनवायरनमेंट से नहीं खा रही है, इसलिए बॉडी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को इसे ईट करती है, जो फैट बर्न करके होता है, एंड दैट्स हाउ आप अपना वेट लूज करते हैं, राइट? देन वी कम टू अनदर इम्पोर्टेंट टर्म विच इज मेटाबॉलिज्म। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हम शुरू में भी कई बार यूज कर चुके हैं, मैंने आपको ब्रीफली इसको एक्सप्लेन भी किया था। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म वो रेट होता है जिसमें आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती है, यानी कि आपकी कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी शरीर की कितनी है वो मेटाबॉलिज्म से पता चलती है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर कैलोरीज बर्न नहीं होंगी तो बॉडी उसको एनर्जी के या टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए यूज नहीं कर पाएगी और वो हमारे बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने मेटाबॉलिक रेट को हमेशा एक्टिवेटेड रखें, मेटाबॉलिक रेट हमारा अच्छा हो। अगर ऐसा होगा तो हमारी बॉडी जो है वो एक्सेस फैट जो होगा उसको नहीं तो स्टोर कर लेगी, राइट?
और हमारी बॉडी जब हम मेटाबॉलिक रेट की बात करते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रेट होते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट और एक्टिव मेटाबॉलिक रेट। बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होता है ये हमारी बॉडीज के लिए होता है, इट्स फॉर आवर बॉडीज टू फंक्शन करेक्टली ऑन अ डेली बेसिस। इवन जब हम सो रहे होते हैं हमें इसको फ्यूल करने की जरूरत होती है। वी आर बर्निंग कैलोरीज इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, राइट? सो हम कैलोरीज हमेशा कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है हमें जानना कि हम कितनी कैलोरीज हमें रिक्वायर्ड होती हैं। और ये हम करते हैं जब हम अपना बीएमआर जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट है, या एएमआर जो एक्टिव मेटाबॉलिक रेट है, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अभी की जानकारी के लिए हम सिर्फ इतनी नॉलेज लेते हैं कि हमारा मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो हमेशा एक्टिवेटेड रहना चाहिए। उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीजें हैं जो हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करती हैं, एंड वी शुड गो इन फॉर दैट, राइट? अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमने बात की थी कि अगर आप वेट को मैनेज करना चाहते हैं तो इट्स अबाउट लाइफस्टाइल चेंज। और लाइफस्टाइल चेंज की जब हम बात करते हैं तो हम डे टू डे एक्टिविटीज के साथ साथ हम न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करते हैं। एंड दैट्स व्हाई ये टर्मिनोलॉजीज जो आगे आने वाली हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो वी टॉक ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वर्सेस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये आप 2 तरीके से विभाजित कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बड़ी क्वांटिटी में, बड़े अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट? मैं आपको वापस से उस चीज को रिमाइंड कराऊंगी। हमने बात की थी एक अच्छा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। एक अच्छा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, हमने बोला था, जहाँ पे आप एनर्जेटिक फील करें, एनर्जी लॉस ना फील करें, राइट? हमें से बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को ट्राई करते हैं, लूज करते हैं, वो यो डाइट्स होती है, एंड देन वी अगेन गेट बैक। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम एक लाइफस्टाइल चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। We are talking of a healthy way to manage our weight, right? So macronutrients वो जो बॉडी को ज्यादा चाहिए अमाउंट में और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब ये मैक्रोस क्या हैं? प्रोटीन, फैट, फाइबर, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जो आपको कहता है कि अगर आपको वेट लूज करना है तो आप कार्ब्स लेने बंद कर दीजिए, नो प्लीज डोंट डू दैट। एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज व्हाट योर बॉडी नीड्स। आपकी बॉडी को हर चीज की रिक्वायरमेंट होती है, पर इन मॉडरेशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। देन दालें हैं, सीरियल्स हैं, मीट, फिश, पोटैटोज, नट्स, ऑयल, सीड्स, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं बल्क एनर्जी जो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को चाहिए होती है उसके लिए। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये है मैक्रोस। अब हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मदद करते हैं हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में, जैसे कि हमारी बॉडी को की ग्रोथ, बॉडी के फंक्शंस और डिजीज प्रिवेंशन में, बीमारियों से बचाने में इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और सर्टेन मिनरल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, अंडे, हरी सब्जियां, फर्मेंटेड फूड, खमीर उठा हुआ जो खाना होता है, ये सब होते हैं, रिच होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। तो जितने महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उतने ही महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं इन्हीं मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। हमने बात की थी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। अब हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, ये हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, राइट? वो चेंज करता है कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, जिसको हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं। और ये हमारे बॉडी शुगर को एनर्जी हमारे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स को देने में के लिए प्रोवाइड करती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी बॉडी जो होती है वो एक्स्ट्रा शुगर जो होती है वो हमारे लिवर में या मसल्स में स्टोर कर लेती है जब भी कभी जरूरत हो उसके लिए।
कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत जरूरी है हमें ये जानना कि किस तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी दो प्रकार के होते हैं, गुड कार्ब्स, आपने सुना होगा गुड कार्ब्स वर्सेस बैड कार्ब्स। तो अगर हम अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें जो हेल्दी है, हमारे लिए वेट मैनेजमेंट में सहायक हैं और एनर्जी से भरपूर हैं, वो होते हैं फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ताजी सब्जियां, दालें, बीन्स, मटर, लेंटिल्स जैसे मैंने बताया, दालें, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, किनुआ, राइट, बहुत सारे लोग खाते हैं, प्योर ओट्स, रोल्ड ओट्स जो होते हैं, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और स्वीट पोटैटो, ये सब गुड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और इनको गुड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सब एनर्जी देने के साथ साथ ये हाई होते हैं फाइबर में, इनके अंदर नेचुरल शुगर्स होती हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, लो इंसुलिन लेवल्स होते हैं, इनका डाइजेशन स्लो होता है, तो बहुत देर तक फुलनेस की फीलिंग आती है इनको खा के, लंबे समय तक ये एनर्जी देते हैं, आपको पेट भरा होने का बहुत लंबे समय तक एहसास होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये वजन कम करने में, वेट लूज करने में सहायक होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स की जो हमें बहुत पसंद है, जो हम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो उतने हेल्दी नहीं होते, इसीलिए बैड कार्ब्स के श्रेणी में आते हैं। फ्रूट जूसेस, स्पेशली टेट्रा पैक वाले फ्रूट जूसेस, सोडा, कुकीज, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, केक, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट क्रैकर्स यानी कि जिसमें मैदा है, रेगुलर पास्ता, कैंडीज, आइसक्रीम, फ्रोजन योगर्ट, पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज। अब आप सोच रहे होंगे जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो हमने बैड कार्ब्स की लिस्ट में कर दी। एक्चुअली ये इनका न्यूट्रिशनल कंटेंट उतना नहीं होता, दे एड मोर टू कैलोरीज, दे आर वेरी लो ऑन एनर्जी। इनको बैड हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें फाइबर नहीं होता, इनमें बहुत प्रोसेस शुगर्स होती हैं, एक्सेस कैलोरीज ऐड करती हैं विदाउट एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू, दे आर वेरी हाई इन ग्लाइसेमिक, बहुत हाई इंसुलिन लेवल्स होते हैं, बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और फिर भूख लगने लगती है, एनर्जी में बहुत लो होते हैं, बहुत जल्दी भूख लगती है, एंड दे आर वेरी एडिक्टिव और वेट गेन करते हैं। So now we know कि अगर हम carbs की बात करते हैं, so these are the carbs, good carbs that we should go in for, and we should consume carbs because they are healthy and they provide energy. अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो हमारे मसल मास बिल्ड करने में मदद करता है। तो हमने बात की थी कि अगर हमारा मसल मास अधिक है या हमारी फिजिकल एक्टिविटी अधिक है तो हमारी बॉडी कैलोरी जल्दी बर्न करती है, तो मसल मास बिल्ड करने में प्रोटीन बहुत सहायक होता है। प्रोटीन्स बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी हमारे सेल्स को आवश्यकता होती है प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए, और दे कंसिस्ट ऑफ एमिनो एसिड। तो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ आवर बॉडीज जो होता है वो प्रोटीन के ऊपर निर्धारित होता है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। हमारी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स का जो रेगुलेशन होता है वो प्रोटीन्स के ऊपर निर्धारित होता है, और प्रोटीन्स के बगैर नहीं हो सकता। प्रोटीन्स कंसिस्ट करते हैं एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हमें लेना है, जो बहुत आवश्यक है। अब प्रोटीन भी प्लांट बेस्ड होते हैं और एनिमल बेस्ड होते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे वेजिटेरियन लोग हैं, वीगन्स हैं, जो कहते हैं कि प्रोटीन आपको सिर्फ एनिमल सोर्सेस के थ्रू मिलता है। नो, प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज इक्वली न्यूट्रिशियस एज एन एनिमल बेस्ड प्रोटीन, राइट। अब हम बात करते हैं एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में, हमें भी बेसिक जानकारी ले रहे हैं इनके बारे में। When we'll talk about the products, then we will understand कि ये कहाँ पे fit होते हैं। When we talk of fats, ये एक बहुत important शब्द है weight management की जब हम बात करते हैं। फैट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो तीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये तीसरा एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है along with carbohydrates and proteins। एक हेल्दी डाइट होती है, जो बैलेंस्ड डाइट होती है, उसमें बहुत जरूरी होता है हम हेल्दी मोनोसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स को यूज करें। फैट्स और
फैट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे बॉडी से एक्सेस वेट को हटाने में, बट it should be a healthy monounsaturated and polyunsaturated fat. कुछ अच्छे सोर्सेस फैटी एसिड्स के होते हैं, वो होते हैं एवोकाडोस, ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड्स और फैटी फिश। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो अपनी बॉडी में सैचुरेटेड फैट का अमाउंट लें वो कंट्रोल करके लें डाइट के अंदर, और ट्रांस फैट जो है वो अगर ना ले सकें तो वो बहुत अच्छा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने फैट्स को भी यहाँ कैटेगराइज किया हुआ है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो अभी हमने आपको बताया था, या मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स व्हिच आर हेल्दी, एंड देन दे आर सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स व्हिच आर नॉट सो हेल्दी, जो हमें अवॉइड करने चाहिए, राइट? सो इफ यू वांट टू लूज वेट, हमें कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और एक्सरसाइज करना है कि जो एक्सेस कैलोरी स्टोर्ड है हम उनको बर्न कर सके। तो पहला फ्यूल है वेट लूज करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा फ्यूल है फैट, और तीसरा प्रोटीन, राइट? अब हम बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की, विच इज विटामिन्स। विटामिन्स को हम समझते हैं, व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स नेचुरली अक्री केमिकल्स होते हैं जो इसेंशियल होते हैं एक अच्छी सेहत के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ये नेचुरली पाए जाते हैं खाने के अंदर और अवेलेबल होते हैं क्वांटिटीज में जितना हमें रिक्वायर्ड होती है। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं, और इनके लिए विटामिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करते हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं उनमें विटामिन बहुत ज्यादा सहयोगी होते हैं। विटामिन्स एनर्जीज नहीं प्रोवाइड करते, बट ये रेगुलेटर की तरह काम करते हैं सिस्टम्स के साथ। हमारी बॉडी के सिस्टम्स को ये रेगुलेट करने में मदद करते हैं, वो सिस्टम्स जो एनर्जी रिलीज करते हैं। सो विटामिन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी की बिल्डिंग में, रिपेयरिंग में, और हमारे हेल्दी मेंटेन करने में हेल्दी सेल्स और टिश्यूज को। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स जो होते हैं ये हमारे शरीर को, बॉडी के सेल्स को और बॉडी के सिस्टम को डैमेज से और डिजीज से बचाते हैं, राइट? सो दिस वाज अबाउट विटामिन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका भी हम कंजम्पशन लें। देन वी कम टू अनदर इम्पोर्टेंट थिंग विच इज मिनरल्स। जब हम मिनरल्स की बात करते हैं, मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं नॉर्मल एंजाइम और सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए, and for the function and composition of body tissues, fluids, bone, blood and skin. So हमारी बॉडी के टिश्यू के फंक्शन के लिए, फ्लूइड, बोन, ब्लड और स्किन, इन सब के लिए मिनरल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मिनरल्स भी मैक्रो माइक्रो मिनरल्स होते हैं। मैक्रो मिनरल्स जो होते हैं उनको हम 100 मिलीग्राम पर डे हमें लेना चाहिए, और माइक्रो मिनरल्स जिनको हम ट्रेस मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं उसकी भी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, और इसको हमें लेस देन 100 मिलीग्राम्स पर डे लेना चाहिए। सो दैट्स अबाउट मिनरल्स। एंड देन वी टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम बहुत सुनते हैं शब्द, इसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ये हमारे शरीर में सेल्स के स्लो डैमेज को से प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। अगर मैं आपको हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूं, सो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स वो चीजें होती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स ट्रस्टेड सोर्स। जब हम बॉडी में फूड प्रोसेस करते हैं और जब बॉडी एनवायरनमेंट पे रिएक्ट करती है तो ये वेस्ट सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स एक सुरक्षा कवच की तरह होते हैं जो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से प्रिवेंट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स का जो इफेक्ट होता है, दुष्प्रभाव जो होता है हमारी बॉडीज के ऊपर, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ को, सेहत को इम्प्रूव करते हैं। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में टिश्यू डैमेज कर सकते हैं, पर एंटीऑक्सीडेंट्स एक ब्लॉक की तरह
होते हैं और ये हमारे को प्रोवाइड करते हैं, इन सबको प्रोसेस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं विटामिन ए, सी और ई, मिनरल्स जैसे कि सेलेनियम, जिंक, मैग्नीज और कॉपर, और एंटीऑक्सीडेंट एज आई मेंशन अबव, ये फ्री रेडिकल्स के जो इफेक्ट्स होते हैं, इल इफेक्ट्स होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करके हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ जो होता है उसमें बढ़ावा करते हैं, इजाफा करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं। और जब हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं तो ये रेनबो कलर्ड फूड है जो रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर, जैसे कि कलरफुल फूड हम कई बार सुनते हैं अपने खाने में लीजिए, ब्रोकली, कैरेट्स, पेपर्स, एप्रिकॉट, नट्स एंड सीड, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये these are very rich in antioxidants. So अगर हम बात करें कि क्या की है of healthy well balanced diet, the key to be healthy well balanced is well balanced diet और regular exercise. तो अच्छा खाना, nutritious खाना, balanced खाना और रेगुलर एक्सरसाइज करना वो बहुत जरूरी है। तो अभी हमने बात की न्यूट्रिशन की, हमने बात की मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, और अब हम बात करते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। साथ में हमने शुरू में बात की थी कि किस तरीके से हमारा मसल मास हमें बढ़ाना है अगर कैलोरीज को बर्न करना है और फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करनी है। तो रेगुलर एक्सरसाइज एक बेस्ट चीज है जो आप कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए। क्या क्या कर सकती है रेगुलर एक्सरसाइज? ये हमारे बॉडी के एक्सेस फैट को बर्न करती है, ये हमारी बॉडी, हमारा लाइफ स्पैन इंक्रीज करती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करती है, हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करती है। बहुत लोग जो कई बार बोलते हैं बॉडी पेन्स के बारे में, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो ये पेन्स को मैनेज करती है, बीमारियों को दूर भगाती है, डायबिटीज के रिस्क को कम करती है, हार्ट को स्ट्रेंथन करती है, हमारी मोबिलिटी को बढ़ाती है, हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, एंड बहुत सारे अधिक बेनिफिट्स जो आप देखते हैं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। और आज के समय में जब हम घर पे बैठे हैं तो किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे आप घर में योगा करें, आप प्राणायाम करें, या किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फिट, राइट? सो फॉरएवर में हम कहते हैं कि आपको मौका मिलता है खूबसूरत दिखने का और खूबसूरत महसूस करने का, टू लुक बेटर एंड टू फील बेटर। चाहे आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं या आप एडवांस न्यूट्रिशन की बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं, या आप अपना एक अच्छा एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना चाहते हैं, फॉरएवर में वी हैव अ फिट प्रोग्राम जो आपको देता है इन सारी चीजें जो आप चाहते हैं। यानी कि हम फॉरएवर फिट को कहते हैं कि फॉरएवर फिट एक बहुत अच्छी जर्नी की शुरुआत है, सफर की शुरुआत है जो आप फॉरएवर के साथ करते हैं। अभी हमने जनरल वेट मैनेजमेंट के बारे में, वेट मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया। दिस इज वेट मैनेजमेंट पार्ट 1, जो बहुत आवश्यक है हमें जानना अगर हम एक सस्टेन्ड वेट मैनेज करना चाहते हैं। और अब हम आगे बात करेंगे अबाउट what forever has to offer to you। forever में हम कैसे आपको सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं for a healthy weight। so it's your time to shine। ये हमने वेट मैनेजमेंट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। कल मैं आपको दोबारा मिलूंगी, हम वेट मैनेजमेंट 2 के बारे में बात करेंगे, एंड वेट मैनेजमेंट 2 में हम देखेंगे कि आप forever living के साथ कैसे अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं with the incredible products that Forever Living has to offer to you। So stay tuned tomorrow at 11:30 AM for Weight Management 2। And जाते जाते मैं आपको यही बोलना चाहूंगी that हर दिन आपके पास चांस है to get stronger, to eat better, to live healthier, and to be the best version of you। So it's your time to shine। Be strong, better, healthier, and be the best version of you। With this note, आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। Thank you so much, and I'll see you tomorrow at 11:30 and 11:30 AM in the morning, और 11:30 AM पे हम बात करेंगे about weight management 2, and we'll see that how we can lose weight together। So I wish you all the best, have a good day, and see you tomorrow at 11:30। Bye bye।